Assalamualaikum beautiful people. Welcome back to my channel Engineer Mo Vlogs. मेरा नाम मोहम्मद एराज है और you're watching Engineer Mo Vlogs. आज का व्लॉग बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ अपने यूएस वीज़ा के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने वाला हूँ. क्या क्वेश्चंस हुए थे, क्या सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है और क्या सारे क्वेश्चंस इमिग्रेशन ऑफिसर्स हम लोगों से पूछते हैं. तो थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं. मैं 2021 में 2021 में इंडिया से कनाडा आया था एज अ स्टूडेंट और मेरी जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो मैंने वीज़ा लगवाई थी वो B1 और B2 थी. बिजनेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या मेडिकल वीज़ा भी बोल सकते हैं आपको. तो वो मैंने लगवाई थी. तो 2021 में मैं आया था और 2022 में मैंने वीज़ा लगवाया था. उसका एक रीज़न था. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में एक रिसर्च स्टूडेंट था और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले मुझे जाना था रिसर्च के पेपर्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाना था. तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग मेरा केस तो मतलब बहुत ही आसान था कंपेयर टू लाइक अदर पीपल जो लोग बेसिकली सिर्फ घूमने जाते हैं, उन्हें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं. बट मेरा बहुत आसान था. रिसर्च के लिए जा रहे थे. बट यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती है. अभी बहुत सारी बातें बताना ज़रूरी है आपको. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यूएस की जो वीज़ा है वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वीज़ा इन द वर्ल्ड टू गेट है क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड चेक होते हैं. किसी भी टर्म पे आपको मतलब नहीं देना है भाई ये बोल के आपको भगा सकते हैं वो. और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको DS-160 फॉर्म भरनी होती है जो कि नॉन इमिग्रेंट इंटेंट फॉर्म होती है. मतलब आपकी इंटेंशन होती है कि आप वहाँ जाके रह नहीं रहे हैं, इमिग्रेट नहीं कर रहे हैं, आप जा कर के वापस आ जा रहे हैं. अगर उन्हें कहीं पर भी ऐसा लगा पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में, पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में कि आप यूएस जाना चाहते हैं और वहीं पे हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, तो वो आपका आखिरी इंटरव्यू हो सकता है यूएस वीज़ा के ऑफिस में. फिर आपको शायद बैन भी कर सकते हैं या उनके ऊपर है पूरा. बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा. बट एट द मोमेंट सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि B1 B2 जो होती है उस पे आपको कुछ $160 लगते हैं कॉस्ट पूरे फॉर्म भरने के लिए. आप जैसे ही पूरी सारी चीज़ें भर देते हैं फॉर्म फिलअप करके सारी चीज़ें, ट्रैवल हिस्ट्री आपको दिखानी पड़ती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी और आप कितना ट्रैवल कर चुके हैं वर्ल्ड, आपकी इंटेंशंस, ट्रैवल की इंटेंशन है. सो ये सारी चीज़ें मतलब आपको पूरी फॉर्म में आपसे पूछेंगे और आपको ये फिलअप करना पड़ेगा. उसके बाद आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट की वक्त आएगी. अब जो है ना अपॉइंटमेंट एट द मोमेंट बड़ा मुश्किल से मिल रहा है क्योंकि स्लॉट्स बहुत कम होते हैं. और ये जो टूरिस्ट वीज़ा या मेडिकल वीज़ा या फिर ये जो B1 B2 है इसमें एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. और जो इम्पोर्टेंट वीज़ा होते हैं जैसे H1B, L1A, L1B वीज़ा या फिर H1 वीज़ा, इनकी प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो स्पाउस से रिलेटेड होते हैं, कंपनी से रिलेटेड होते हैं. तो यूएस वाले लोग उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. उसमें जल्दी मतलब आपकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मच फास्टर है. अब बेसिकली हम लोगों को, इंडियंस को वीज़ा 10 साल के लिए मिलता है जनरली. जैसे मुझे वीज़ा मिला तो मुझे अगले 10 साल के लिए यूएस की वीज़ा मिल चुकी है. तो जो अगले 10 साल के लिए आई कैन यूज़ दैट वीज़ा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट. कितनी बार भी जा सकता हूं. एक एंट्री में मैं कुछ 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता. सो गाइस बेसिकली जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ये सारे कंट्रीज से हैं और उनकी कंट्री ऑफ रेसिडेंस वही है इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो उन्हें वहीं से ही अप्लाई करनी है. आप फॉर एग्जांपल टूरिस्ट वीज़ा पे दुबई गए और आप क्या सोच रहे, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं यूएस की वीज़ा दुबई से अप्लाई कर दूं, तो नहीं हो सकता. फॉर मी, मेरी कंट्री ऑफ रेसिडेंस कनाडा है तो मैं कंट्री ऑफ रेसिडेंस क्योंकि कनाडा है यहाँ से भी अप्लाई कर सकता हूँ और अपने बैक होम इंडिया से भी अप्लाई कर सकता हूँ. लेकिन इंडिया में टाइम बहुत ज़्यादा था तो और ना मैं कभी वापस गया इंडिया. एक बार मैं कनाडा जब से आया हूँ मैं वापस कभी नहीं गया. तो मैं यहीं से अप्लाई किया और मेरी वीज़ा यहीं से स्टैंप हुई है, यहीं से सारी चीज़ प्रोसेस हुई है. अब बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से होते हैं उनको सिर्फ 5 साल की वीज़ा मिलती है. पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को 5 ईयर्स की वीज़ा मिलती है. कुछ केसेस में पाकिस्तानियों को 2 साल की भी मिलती है, वो भी सिंगल एंट्री कि एक बार एंट्री करके आपको एग्जिट करना है
दैट्स इट। मल्टीपल एंट्री कभी कभी नहीं भी मिलती है, वो उनके अपने USCIS के अपने फंडे हैं, क्यों नहीं देते हैं, क्या देते हैं, वो उनके पॉलिटिकल रीजन है। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट। बट कुछ कुछ इंडियंस को भी 5 साल के मिलते हैं। हम मतलब टेक्निकली 10 साल के मिलने चाहिए, बट 5 साल के भी मिलते हैं। मैं कुछ कुछ बांग्लादेशियों को भी जानता हूँ जिन्हें 5 साल की मिली है। और काफ़ी अभी फ़िलहाल के लिए जो वक्त लग रही है टोटल, वो कुछ 1 से 1.5 साल की टाइमलाइन दिखा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी वीज़ा फाइल करते हैं B1 B2, तो अगले 1.5 साल तक आपको वीज़ा की अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिल रही है। चाहे आप कनाडा ले लो, आप चाहे इंडिया ले लो, B1 B2 की डेट्स नहीं मिल रही है। तो आपको बेसिकली एक अंदाज़ा हो गया होगा माइंड में, बड़ा मुश्किल है ये अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे 1 साल का मतलब बाद अपॉइंटमेंट मिली थी, बट मैंने रीस्केड्यूल, मैंने हर बार चेक करता था मैं रात को उठ के अपॉइंटमेंट खाली है कि नहीं, और उस हिसाब से मैंने अपने मतलब बना के डेट को क्लोजर ला के मैंने कुछ 1 महीने में कर दिया था। और अब हम लोग चलते हैं मेन क्वेश्चन में। मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। बहुत ही वाइब्रेंट एक्सपीरियंस था गाइस। सबसे पहले तो मैं जिस दिन मैं जा रहा था US वीज़ा के लिए, उस दिन -30 डिग्री सेल्सियस थी। नवंबर के एंड की बात है, कुछ लास्ट ईयर की बात है। तो मैं जा रहा था -30 में। उस टाइम मेरे पास कार नहीं हुआ करती थी, बिना कार का था, और पूरे बंडल अप होके गया था मैं। चाबी वाबी भी लेके जाना, मतलब मेरी खुद की अपार्टमेंट की चाबी थी तो मैं वो भी लेके गया था। और सोचा था रास्ते में ठंड इतनी थी, मैंने सोचा कि च्युइंगम खा लेते हैं यार, क्योंकि मुंह जब तक चलता रहेगा ना थोड़ा हीट जनरेट होगा। -30 का दिन था वो, और मैंने बिस्किट भी रख ली, और फिर च्युइंगम भी खा रहा हूँ मैं। और फिर मैंने चाबी तो ऑब्वियसली रखनी पड़ेगी। आपको आपके पासपोर्ट लेके जाने हैं, आपको अपनी स्टडी परमिट लेके जानी। उस टाइम मैं स्टडी परमिट में था तो मैंने स्टडी परमिट लेके गया था। और पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले पहुंचा मैं US की USCIS की ऑफिस पहुंचा यहाँ कैलगरी में, डाउनटाउन में है। और मैं बहुत ही नज़दीक रहता हूँ, मैं खुद डाउनटाउन में रहता हूँ। तो बेसिकली काफ़ी 10 मिनट का वॉक था, चला गया, मैं पहुँचा वहाँ पर। कुछ 15-20 मिनट पहले मैं पहुँच गया और वेट कर रहा था। एम्बियंस मतलब वाकई ऐसा लगता है कि इतना सिक्योरिटी, मतलब इतना टाइट करके रखते हैं ये लोग सिक्योरिटी की बंदे आपको इस नज़र से देखेंगे कि आप कुछ कर तो नहीं रहे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप जब भी जाएं अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक रखें। डोंट बी लाइक अ सस्पिशियस बॉडी लैंग्वेज कुछ भी मतलब घबराहट के मारे आपको कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है। उसके बाद फिर हम पहुंचे। मेरा एक्सपीरियंस था, मैं अंदर गया तो गेट पे एक सिक्योरिटी वाले होते हैं, उन्होंने बोला कि पूरा चेक करते हैं, पहले आपको फिजिकली चेक करते हैं। अभी यहाँ पे मतलब वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मेटल डिटेक्टर और वो सारी चीज़ें, पहले आपको फिजिकली चेक करेंगे। वहाँ पे मेरे पास कीज़ निकलती है। कीज़ में थम्स अप जो कैन होती है ना, थम्स अप की कैन या फिर कुछ, उसको ओपनर था ना, बॉटल ओपनर था। उन्होंने बोला कि भाई ये तो बॉटल ओपनर है आपके पास, ये नहीं लेके जा सकते आप अंदर। मैंने बोला ओके, फेंक देता हूँ। मैंने चाबी की बॉटल और ओपनर निकाली, साइड में डस्टबिन था, मैंने फेंक दिया। अब मेरे पास बिस्किट था एक, $1-2 वाली बिस्किट थी, तो मैंने पॉकेट में रखी। उन्होंने बोला भाई ये भी नहीं लेके जा सकते, वो भी फेंक दी। मैंने बोला भाई जो बोल रहे थे कोई बात नहीं, जो आप बोलोगे वो आज वो करूँगा मैं। तो मैंने वो भी दे दी। मैंने दे दी नहीं, फिर मैंने सोचा ये मैं फेंक दूँ, बिस्किट की पैकेट बड़ी थी। तो उन्होंने बोला भाई ये आप डस्टबिन में नहीं फेंक सकते, ये जो बाजू वाला डस्टबिन है ये आपको बाहर जाके बिल्डिंग के बाहर फेंक के आना होगा, क्योंकि दिस कैन बी एनीथिंग, आई डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट इज दैट, सो आपको यहाँ से फेंकना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 मिनट है आपके पास, भाग के जाइए, फेंक के आइए। मैं दौड़ के गया पूरे बिल्डिंग के बाहर, -30 में, बाहर बिस्किट के एक बाहर डस्टबिन था, मैंने वहाँ फेंका, दूर, बिल्डिंग से दूर जाके। पता नहीं उन्हें क्या लग रहा था। फिर मैं वापस गया, फिर उन्होंने वापस से चेक किया और एक्स्ट्रा चेक कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास बिस्किट निकल गया था। तो भाई मैं तो थोड़ा सा डाउन हो गया कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब पूरा। उसके बाद फिर बोला कि ठीक है अंदर जाएं आप। अंदर गए, अंदर पासपोर्ट में एक दो फोटोज़ भी लेके जाने हैं आपको, US वीज़ा साइज करके आपको बोलना है। लंदन ड्रग्स में $16 में यू कैन गेट इट क्लिक्ड। और वहाँ से मैं
फ़ोटो दिया, पासपोर्ट दिया, DS-160 फॉर्म दी, बोला ओके यू कैन वेट। अब मैं वहाँ पर वेट कर रहा था। अब आता है मेटल डिटेक्टर। यहाँ पे भी एक पंगा हो गया। तो भाई साहब ने बोला कि भाई आप नॉट इवन बेल्ट, चश्मा भी निकाल दो, सब निकाल दो, पासपोर्ट। एक बंदा वहाँ पे खड़ा था, उसने मेरा पासपोर्ट ले लिया, बोला कि भाई पासपोर्ट दे दो। पासपोर्ट उन्होंने मेरा ले लिया। अब जूते खोल लो, मोजे खोल लो, सबको मेटल डिटेक्टर में डालो, सिर्फ शर्ट इन भी नहीं, बाहर कर लो शर्ट को। मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद मैंने जो स्कैन होके वहाँ आया, सारी चीज़ें स्कैन होके आई, मैं अपना सारा सामान गैदर कर रहा था कि भाई बेल्ट डालूं, फिर जैकेट तो डालूं। इतनी -30 में आया, इतनी मोटी जैकेट लेके था। तो बोला कि भाई साहब, उन्होंने बोला कि ठीक है। अब मैंने चश्मा पहना तो मैंने सब में देखा, जो भी लाइन में थे सबके हाथ में पासपोर्ट है, मेरे हाथ में पासपोर्ट नहीं है। मैं घबरा गया कि मेरा पासपोर्ट क्या हो गया। तो मैंने ना सामने वाले बंदे को बोला कि मतलब वो जो ऑफिसर जो था, कि भाई मेरा जो है ना पासपोर्ट पता नहीं किधर चला गया। उस बंदे ने इसमें मतलब उन्होंने बोला कि मेटल डिटेक्टर में पासपोर्ट रख दो, मैंने रख दिया। तो पता नहीं उसे क्या हुआ, वो उसने बोला कि आप साइड में खड़े हो जाइए और आप हिलना नहीं है आपको अपने जगह से। मैं भी घबरा गया कि यार ये क्या हो रहा है। एक तो मेरा पासपोर्ट उन लोगों ने ले लिया, पता नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा, कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। मैंने बोला ठीक है मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ पे। दो बंदे और आ गए, बोलना मूव नहीं करना, सडन मूवमेंट नहीं देना। मैंने बोला ओके भाई क्या इशू है। फिर एक बंदा वहां से, एक और ऑफिसर आता है, बोलता है इसके पासपोर्ट मेरे पास है। तो उन लोगों ने बोला ओके अच्छा आपके पास पासपोर्ट है। तो फिर उन्होंने बोला ओके यू कैन गो। वो बंदा बोला मैं अभी चेक कर रहा था आपका पासपोर्ट मैंने बोला भाई साहब, मेरे माइंड में आया, एक तो मैंने मेटल डिटेक्टर में डाल दिया पासपोर्ट, मेरे पास चश्मा नहीं, ऐसे भी मैं हेजी दिखेगा, चश्मा नहीं है, कौन पासपोर्ट लिया नहीं लिया मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, राइट। तो फिर वहां से मैं एक और रूम में गया अंदर हम लोग। अब वो होता है बायोमेट्रिक रूम और इंटरव्यू रूम। और एक छोटा सा रूम होता है, उसके बाद एक और रूम होता है अंदर जो कि दिखता नहीं है हमें, जहाँ पे सारे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। तो हम लोगों को बिठाया, फिर मेरा नाम लिया उन्होंने कि भाई आपकी टाइम आ गया, चलो आपका इंटरव्यू होना है। तो सबसे पहले ऊपर लेके गए, मतलब बिल्डिंग के एक ऊपर हिस्से में एक अलग पूरा सिक्योर सिस्टम है, वहाँ पे लेके गए। अंदर गए, वेट किए। पहले उन्होंने पूछा, फ़ोटो लिया मेरा, उसके बाद फिर मेरा स्टडी परमिट लिया उन्होंने, मतलब लीगल ऑथराइजेशन फॉर कनाडा। हो सकता है आप इंडिया जाएंगे तो आपको वोटर आईडी कार्ड वगैरह मांगे, बट यहाँ का लीगल ऑथराइजेशन मेरा पासपोर्ट और मेरा स्टडी परमिट था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला भैया ये ले लो। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो। मैंने बोला UCLA जा रहा हूँ, काम है मुझे रिसर्च पेपर का, और हो सकता है थोड़ा टाइम में साइट सीइंग भी कर लूँ, कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, इतना प्यारा जगह है, फ्लैटर करने की कोशिश की मैंने। उन्होंने बोला ओके। फिर दूसरे विंडो में गया, फिंगरप्रिंट्स डन। तो नेक्स्ट होता है क्या, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू रूम में, छोटे सा इंटरव्यू रूम होता है, वहाँ लेके जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, बंदे ने पूछा भाई आप तो स्टूडेंट हो, और क्वेश्चंस क्या क्या पूछा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको शायद अगर आप कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन से दैट। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि उन्होंने मेरे से नाम कंफर्म किया कि भाई आपका नाम क्या है। मैंने बोला मोहम्मद एराज बिन मुस्लिम, पूरा नाम। एक तो मेरा नाम इतना माशाल्लाह इतना प्यारा नाम है कि दुनिया के हर लोग इसे सुन के ऐसा मतलब 2 बार और सुनने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये नाम है। सो आई एम प्रीटी हैप्पी विथ माई नेम, आई लव माई नेम। तो उन्होंने नाम कंफर्म किया। फिर मम्मी डैडी के बारे में पूछा। मैंने बोला डैड रिटायर्ड है, कैलकाटा में रहते हैं, मम्मा भी हाउसवाइफ है, वहाँ पे रहते हैं। फिर पूछ रहे थे कि आपकी फंडिंग कहाँ से आती है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, UFC में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस टाइम में मैं रिसर्च स्टूडेंट था, तो मैंने बोला देखो मैं पढ़ाता भी हूँ स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में, और उससे मुझे पैसे मिलते हैं। फर्स्ट ईयर के पैसे मेरे पापा ने दे दी थी, और मैं अपने खर्चे खुद मैनेज करता हूँ यहाँ पे, रहने का भी खुद करता हूँ क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ यहाँ पे, और मैं ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट भी हूँ। तो भाई साहब ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब उन्होंने बोला कि भाई आप कहाँ कहाँ विजिट कर चुके हो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, आप तो इंडिया कंट्री ऑफ रेसिडेंस है, लेकिन उसके अलावा क्या कर सकते हो आप। तो मतलब कहाँ विजिट किया। तो मैंने बताया कि मतलब कतार में मैं कुछ दिन था, फिर जो भी था मेरा अपना ट्रैवल हिस्ट्री मैंने बता दिया उन लोगों को। जर्मनी में मतलब ट्रांजिट किया, सारी चीज़ें मैं बता दिया। कोविड के चक्कर में क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी कनाडा आने तक, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि मैं इलेक्ट्रिकल क्या पढ़ता हूँ, क्या लेके पढ़ रहा हूँ, मेरी मेजर्स क्या है, मेरा GPA क्या है, और
पूरी मतलब इन डेप्थ पूछा। फिर पूछा कि भाई और कुछ पूछा, और उन्होंने हाँ और ये भी पूछा कि आप कितना टाइम रहना चाहते हैं यूएस में जाके। मैंने बोला देखो 4 दिन का कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है 1-2 दिन और साइट सीइंग करूँ। कैलिफोर्निया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैं हो सकता है कि वहाँ से फ्लाई आउट कर जाऊँ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क देखने का मन है, थोड़ा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और स्काईलाइन वगैरह देखने का मन है। तो ये बता दी मैंने, और फिर उस बंदे ने बोला ठीक है, I have everything what I needed. So pretty much I have like you can go. You'll get your passport आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। ये बताया, 1 हफ्ता बताया था कि 1 हफ्ता के अंदर आपको पासपोर्ट आपकी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अप्रूव हुआ या नहीं हुआ आपको पता नहीं चलता है। यू कैन नॉट से दैट वीज़ा इज़ अप्रूव्ड और नॉट एट दैट टाइम। वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे, उसके बाद फिर आपको बाद में मेल आएगी कि भाई आपका पासपोर्ट आ गया है, आकर कलेक्ट कर ले। तो आपको अपनी फ़ोटो आईडी लेके जानी है, बोलना ये ले भाई साहब मुझे मेरा पासपोर्ट दे दे, कनाडा पोस्ट में आएगी, आपको लेना है, वहाँ पे ओपन करना है। अगर आपका पासपोर्ट में वीज़ा लगा है तो मतलब लग गया वीज़ा, नहीं लगा है तो उसका मतलब नहीं लगा है वीज़ा। आपको पिंक स्लिप दे देंगे, बोलेंगे कि 180 दिन वेट करो, आपकी बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ है। कुछ कुछ दोस्तों मेरे जान पहचान के लोगों को बोला कि आई हैव एवरीथिंग फॉर यू वट एवर नीडेड, यू कैन गो, यू विल गेट योर पासपोर्ट। और उनको पासपोर्ट में वीज़ा मिलता ही नहीं है। उनको बेसिकली मतलब उनको कुछ होता है या फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो वो नहीं देते। यूएस का ये रूल है। कुछ यू हैव टू बी वेरी ईजी गोइंग। आपको बहुत चिल रहना पड़ेगा उस टाइम में। अगर आप जब बात कर रहे होंगे ना उनसे, आपको घबराना नहीं है। मेरे सामने मेरे लेफ्ट वाले इंटरव्यू बूथ में एक बंदे का रिजेक्ट हुआ था वीज़ा। उसने उसके सामने ही पासपोर्ट दे दिया था कि भाई ये आपका पासपोर्ट है, अब ले जाइए, हम आपको नहीं दे रहे। वो बंदा बोलते रह गया कि सर व्हाट हैपेंड। वो बंदा बोलता है स्टेप असाइड और सिक्योरिटी बुला दूंगा। उस टाइम तो मेरे दिल धक धक करने लगा था, ये क्या हो रहा है भाई। बट इवेंचुअली मेरा काफ़ी स्मूथ था। मतलब जो भी पूछा मैंने ट्रूथफुली आंसर दे दिया। मेरे पास एक बैकअप था स्कूल का, यूनिवर्सिटी का। मैं यूनिवर्सिटी के काम से जा रहा हूँ, रिसर्च स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट्स को कुछ खास ज़्यादा इशू देते नहीं। और जिनके पास एवे ही जाना है तो वो कह देते हैं कि विंटर वेकेशन पे 2 हफ्ते के लिए एवे घूम के आ रहे हैं, मन पढ़ाई से थोड़ा ऊब गया है। तो ये सारी बातें भी बता के आप, वो भी बहुत वैलिड है। मेरे कुछ दोस्तों का जो रिसर्च के लिए जा भी नहीं रहे थे ना, उनका यूँ लग गया था यूएस वीज़ा कि भाई मैं अभी जा रहा हूँ, 2 हफ्ते के लिए आ जाऊँगा, 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। उनको भी मतलब 95% केसेस में अप्रूव कर देते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी इजी गोइंग और चिल। और जाके जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कॉन्टैक्ट भूलना मत गाइस। सो दीज आर द थिंग्स दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मेरे पास फ़िलहाल यूएस वीज़ा है, काफ़ी बार होके भी आ गया हूँ मैं यूएस। उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, जो बॉर्डर में जाते हैं उस पर भी एक बहुत बड़ी कहानी है मेरा। सो वो भी आपको कभी ना कभी बताऊंगा मैं आपको ज़रूर। और फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है आई गेस आप लोगों के लिए। जो भी क्वेश्चन है ड्रॉप इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। और जिन लोगों को आंसर जिन लोगों को मुझे और भी पर्सनल क्वेश्चन पूछने, इंस्टाग्राम में फॉलो करो इंजीनियर मूव व्लॉग्स। ये नीचे आ रहा होगा कहीं पर, इंजीनियर मूव व्लॉग्स। और थैंक यू so much for watching Engineer Mo vlogs. We are growing as a family, and thank you so much. Have a great day. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.